फटाफट फटाफट कम ऑन अच्छा है बोला था ना बाद में कौन होता है ठीक है आप लोग जाना लेक्चर के बाद और किसका टेस्ट है ठीक है तो एक काम करना है इलेक्ट्रिकल जनरेटर खत्म करते हैं फिर आज लास्ट का टेस्ट है चलिए इलेक्ट्रिकल जनरेटर खत्म करते हैं यार ग्रेविटेशन चलो हां सामग्री थोड़ा सा डाउन ठीक है करते हैं अच्छी करना है कोई भी कोई चलेगा अब दूसरे काम है क्या है लास्ट टाइम से भाई बहन कुछ चलेगा नहीं कृपया करके माता पिता का फायदा और ग्रेविटेशन कराऊंगा मैं कल मेरे को शायद वापस आना पड़ेगा तुम लोग के लिए डाउट क्लियर करने के लिए फिर क्वेश्चन में तुम लोग का एग्जाम आ रहेगा ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशन पहला प्रायोरिटी रहेगा अपना ठीक है फिर कल मैं आता हूँ फिर डाउट क्लियर क्या डाउट है वैसे इलेक्ट्रिकल जनरेटर नहीं लिखा है और सम क्या सम में क्या है 1.6 सम आप टाइम लिखना है उसमें 4 सम
ठीक है, कल ही आ जाता हूँ। ठीक है, आज ग्रेविटेशन खत्म करते हैं, मतलब ग्रेविटेशन में आगे बढ़ेंगे। देखो सब का नाम हम लोगों ने इतने दिन से बोला कि भाई कुछ डाउट्स है लेके आओ मेरे पास, क्लियर करो, और जो टेस्ट है उसके एक दिन पहले तुम लोग मेरे को बोलते हो डाउट है, कैसे हो? मैं कितने लोगों को बोला कि रुको लेक्चर के बाद, जब मेरे पास टाइम है मैं रुकूंगा तुम्हारे लिए, कोई रुका नहीं। और टेस्ट हाँ, आज मेरे पास टाइम नहीं ना, मेरे को दूसरी जगह पे जाना है ना। सही है, टेस्ट के एक दिन पहले तुम लोग डाउट लेके आए। हाँ, इतना दिन क्या कर रहे थे? 2 दिन पहले। अरे बाप, मेरी गलती है, सॉरी। चल, और एक और ये बात मुझे ये पता चला कि तुम लोगों का 25% सिलेबस कट डाउन कर दिया है, तो अभी मुझे फिर वो सब भी चीजें यहाँ से आपको बताना पड़ेगा। तुम्हें पता है क्या कौन कौन सा चीजें कट की है नहीं है? हमने तो सब कुछ पढ़ लिया है। देखा मैं, देखा उड़ा दिया ना। चलो बस समझा है ना तुमको, ऐसा सेंट्रीफ्यूगल को उड़ा दिया, इसका मतलब तुम लोग आगे कभी काम नहीं आएगा ऐसा नहीं है, काम तो आएगा, पता नहीं कैसे तुम लोग करने। चलो देखते हैं। टॉपिक का नाम या लास्ट लेक्चर में लिखा था हमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना? अच्छा, मुझे बस इतना बता दो, क्या तुम लोग ग्रेविटेशन समझा है? ग्रेविटेशन का मतलब समझा है? क्या होता है ग्रेविटेशन? As a matter, this phenomena is called gravitational force. है ना, मतलब अगर एक मैटर है दूसरे मैटर को अट्रैक्ट करेगा, कांटेक्ट जो फोर्स से करता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि अगर मैं आपको बोलूं कि एक मैटर दूसरा मैटर, मैं इन दोनों को बात कर भाई जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ब्लू ब्लैक के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है ये पता है क्या आपको? वो हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छे से ध्यान दो। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक मैटर है। व्हाट इज मैटर? Matter is something that has mass. इसका है मास m1। पहले मैटर का मास कितना है? m1। हमारे पास एक और मैटर है, इसका मास है m2। तो m1 m2 क्या हो गया? m1 m2 क्या हो गया? ऑफ ऑब्जेक्ट। चलेगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो तुम बाद में लिखो यार, रुको रुक जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। 100%। मैं बोल रहा हूँ कि m1 और m2 के बीच में कुछ डिस्टेंस है, उसका वैल्यू d। ठीक है, किसका? डिस्टेंस बिटवीन। चलेगा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ग्रेविटेशन के हिसाब से m2 एक मैटर है, m1 एक मैटर है। क्या m2 m1 को अपने पास खींचेगा? मैं ऐसा एक फोर्स दिखाऊं, चलेगा क्या? क्यों? क्योंकि m2 क्या कर रहा है, m1 को फोर्स अप्लाई करके खींच रहा है। क्या m1 m2 को खींचेगा? मैं ऐसा एक फोर्स अप्लाई करूं, चलेगा? ये नाम दिया ग्रेविटेशनल। जी क्या हमारा बोलो? ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई प्रॉब्लम? नो। श्योर एवरीवन? यस। क्या बताएं? तुम लोग दिखा गया? अरे तुम लोग पीछे बैठे, बात तो खाली है, बात पीछे बैठ जाओ, एक यहाँ पे बैठो और एक पीछे, जल्दी जल्दी।
पीछे क्या हो, तुम लोग कोई माता वाता है क्या? नहीं क्या? पढ़ने दे, ठीक है? हो गया? बोलो। प्रीवियस ईयर का बोर्ड पेपर देख रहा था, जो क्वेश्चन था ग्रेविटेशन में, सर एप्पल नीचे गिर रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स से नीचे है, एप्पल भी तो उससे फोर्स से अर्थ को खींचना चाहिए। नहीं अभी मास क्या है ऑब्जेक्ट का? ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर अर्थ का मास है, अर्थ का मास है 6 into 10⁻24 kg, मतलब 6 के आगे कितना जीरो? 24 जीरो। एप्पल का वजन 1 किलो की मिलेगा, वो इतना फोर्स अप्लाई कर नहीं पाएगा, तो इसलिए एप्पल को नीचे गिरना पड़ता है, अर्थ एप्पल के पास नहीं जाता। ठीक है? सो मास, अगर उसका रीजन पूछ रहे एग्जाम में तो क्या लिखोगे? वही पढ़ाऊंगा मैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का प्रीवियस ईयर नहीं देखा क्या? इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का देखो ना, उस पे डिस्कशन होनी चाहिए। चलो तो कहने आप M1 M2 क्या है? बोलो। ठीक है, M1 M2 मास ऑफ ऑब्जेक्ट, D है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। अब मुझे बताओ, ये दोनों मास एक दूसरे पे ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? यस। न्यूटन ने इसके ऊपर हमको लॉ किया है, क्या अप्लाई, कितना ग्रेविटेशन फोर्स। न्यूटन तो पहले ये बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इन दिस यूनिवर्स, पहला लॉ के में पहला स्टेटमेंट क्या आएगा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में? इन दिस यूनिवर्स एवरी मैटर अट्रैक्ट्स अनदर मैटर विद सम फोर्स, दिस फोर्स इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तो फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स, Fg मतलब क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये साइन सिखाया था ना मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, सिखाया था ना मैंने, पक्का? जाना है किधर? पक्का? टिकट पे घूमते हैं, अपॉइंटमेंट नहीं, पेन रख दो नीचे, ध्यान दो। ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पता है ना, एक बढ़ेगा तो दूसरा का वैल्यू बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा वैल्यू कम होगा। न्यूटन ये देख रहे थे, जैसे उन्होंने एप्पल और अर्थ का एग्जांपल दे रहे थे कि ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा, फॉर एग्जांपल इन दोनों में इसका वजन ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, इतना ही जो ग्रेविटेशनल पुल है ऑब्जेक्ट्स के बीच वो। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक का वजन है 5 kg, इसका भी वजन है 5 kg, और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका वजन है 10 kg और इसका भी वजन है 10 kg। इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा या नहीं होगा? होगा। इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ज्यादा कौन से केस में होगा? सेकंड केस। यहां से फर्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या बोला, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ masses of object। एक मास रहेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई नहीं करने पर कितना आता है मास रहेगा, तो वो दोनों मास का क्या निकालना पड़ेगा? प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ masses of object, मतलब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा मैं? m1 into m2, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो पढ़ो, कैसे पढ़ोगे? ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। कितना स्टार्ट करो, पहला पॉइंट देखो मैं, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, इन दिस यूनिवर्स, in this universe every matter in this universe every matter
attracts another matter. Every matter attracts another matter with some force. This reverse, every matter attracts another matter with some force. This force is called as. This force is called as. क्या है नाम क्या है? Gravitational force. Very good. This force is called as gravitational. Next point. ये वैसा ही फर्स्ट चलो वहां पे लिखो gravitational force. First point, gravitational force is directly proportional to gravitational force is directly proportional to बताओ किसको proportional है? Product of masses of object. Very good. Gravitational force is directly proportional to product of masses of object. और फिर नीचे ये शेप बनाओ मैथमेटिक्स gravitational force is directly proportional to product of masses of object. Fg is directly proportional to m1 into m2. इसका मतलब समझे आप? जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स. सिंपल. जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स. नेक्स्ट देखो मत यहाँ पे दो. सेकेंड चीज क्या देखा उन्होंने, क्या ऑब्जर्व किया? मुझे बताओ हमारे जो यूनिवर्स है यहाँ पे सन सबसे बड़ा स्टार है. सन सबसे बड़ा स्टार नहीं है, सन से भी हजारों गुना बड़ा स्टार है. क्या अर्थ और सोलर सिस्टम वहां पे गए? सन से अट्रैक्ट है. सन के आजू बाजू में रिवॉल्व कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि सन अर्थ के बाजू में जो बड़े स्टार्स है, सन से भी बड़े स्टार है, वो अर्थ के बाजू में नहीं है. अंदर ही है. जो भी बड़े स्टार है, सन से भी बड़े हजार गुना बड़े स्टार है, वो अर्थ के बाजू में नहीं. बोले ना मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में का डिस्टेंस कम है, ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे जैसे दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर होते हैं उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखो? ये तो मैंने बोल दिया आपको कि जितना ज्यादा दूर उतना कम ग्रेविटेशनल फोर्स और जितना कम दूर उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना? इसको मैथमेटिकली कैसे लिखो? ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. समझ रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है, तो 1 अपॉन डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इसको क्या पढ़ते हैं? इनवर्सली. अब y का वैल्यू बढ़ेगा, y तो डिनोमिनेटर में, y का वैल्यू बढ़ेगा तो x का वैल्यू कम होगा. जैसे अगर x इज 1/2 है 0.5 वैल्यू आएगा. वही x इज 1/4 है, देखो जैसे ये y का वैल्यू बढ़ गया x का वैल्यू क्या होगा? कम हो जाएगा. 0.25 है, यहाँ पे 0.5 है. समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे जैसे y नीचे का डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ता जाता है, न्यूमरेटर का वैल्यू कम होता है. तो ये इनवर्सली, इसको ही बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक है? तो हमारा फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको है? बोलो. मास नहीं, एक मास से ग्रेविटेशनल फोर्स होता है क्या? नहीं, दो मास लगेंगे, राइट? तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू and gravitational force is inversely proportional to square of distance between the objects. दोनों के बीच में का डिस्टेंस का स्क्वायर. इसका जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है ये अभी हमको जरूरत नहीं है. आगे जाओ, आगे पढ़ो, फिजिक्स वो 5 पेज का डेरिवेशन मिलेगा. तब आपके पास इतने मैथमेटिकल नॉलेज हो जाएंगे कि आप कुछ समझ पाओ. अब इसमें से इतना याद रख लो रूल क्या है. ग्रेविटेशनल फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of masses of object and inversely proportional to square of distance between the object. तो
सेकेंड पॉइंट का मतलब ये लिखना है कि ऑब्जेक्ट एक दूसरे से जितना ज्यादा दूर रहेंगे उतना कम ग्रेविटेशन हो सकता है, जितना कम दूर रहेंगे उतना ज्यादा। सेकंड जो ठीक है, सेकंड पॉइंट सेकंड पॉइंट ग्रेविटेशनल फोर्स is inversely proportional. Gravitational force is inversely proportional to square of gravitational force is inversely proportional to square of distance between the objects. Gravitational force is inversely proportional to square of distance between the objects. इसके नीचे ये Fg is inversely proportional to 1/. जो लिखा है हमने उसको मैथमेटिकली लिख रहे बस, ठीक है। Fg is inversely proportional to, अच्छा अगर मैं मुझे इन दोनों को, मुझे एक बात बताओ, ये दोनों मैथमेटिकल इक्वेशन है या मैथमेटिकल रिलेशन है? तो फर्क पता है क्या मैथमेटिकल इक्वेशन और रिलेशन के बीच में? इक्वेशन नहीं है। मैथमेटिकल इक्वेशन मतलब ऐसा एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ऐसा एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिस पे इक्वल टू साइन, क्या मतलब है? x is equal to 2y, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। मतलब x का वैल्यू एकदम परफेक्ट है, अब y का वैल्यू दो, मतलब क्या y is equal to 1 दो, तो x का वैल्यू 2 ही है और कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे चीजों को बोलते हैं इक्वेशन, जहां पे इक्वल टू साइन। और कुछ होता है मैथमेटिकल रिलेशन, जैसे x is greater than y, x is less than y, x is directly proportional to y, x is inversely proportional to y। जहां पे अगर मैं y का वैल्यू 1 दूं, आपको x का वैल्यू मिलेगा क्या? नहीं समझा? तो ये सब है मैथमेटिकल रिलेशन, जहां पे इक्वल टू साइन नहीं होता। ये है मैथमेटिकल। तो हमारा फॉर्मूला तब काम करेगा जब वो कौन से फॉर्म में है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे ये दोनों, तो ये मैथमेटिकल रिलेशन है या मैथमेटिकल इक्वेशन है? क्या है? क्यों? तब क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इक्वेशन में। कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले कंबाइन करेंगे दोनों से। दो स्टेटमेंट है ना यहाँ पे। पहला स्टेटमेंट बोलो क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। ये दोनों स्टेटमेंट को क्लब करूंगा। ग्रेविटेशनल फोर्स, एक बार बोलो, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ चलेगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब डिनोमिनेटर में लेना पड़ेगा मुझे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये किसी को डाउट? अब हमने क्या किया, दोनों मैथमेटिकल रिलेशन को क्लब किया। क्यों किया? मुझे आप लोगों को मैंने इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में भी सिखाया, जब भी आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है और इक्वल टू साइन लगाना है, तो क्या ऐड करना? कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। आर हर जगह पे नहीं ऐड करेंगे हम लोग, ये भूल गए तुम लोग। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है, इक्वल टू साइन लगाना है, क्या अप्लाई करना है, क्या ऐड करना है? क्यों करना पड़ता है? याद है? ठीक है, सही है। यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम लोग? समझो तुम्हारा इनकम है 4 रुपया दिन का और तुम्हारा एक्सपेंडिचर है 2 रुपया, चलेगा? तुमको 4 रुपया का इनकम मिला, तुम्हें 2 रुपया खर्च कर, ठीक है? तुम्हारा इनकम बढ़ गया 8 रुपया से, 8 रुपया हो गया, तुम्हारा एक्सपेंडिचर हो रहा है 4 रुपया। अब ये पूरा केस देखो और मुझे बताओ, क्या इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपेंडिचर? यस। यस।
नो यस, क्योंकि जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। इनकम में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? जैसे जैसे मेरा इनकम बढ़ रहा है मेरा एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। अगर इनकम कम होगा एक्सपेंडिचर कम होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। है यस है, ठीक है। इनकम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपेंडिचर, क्योंकि देखो ना बढ़ रहा है ना इनकम और एक्सपेंडिचर। ये समझो, पहला मेरा इनकम कितना था 4 रुपए, 4 रुपए में एक्सपेंड कितना करता था मैं? अब इनकम कितना हो गया 8, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है 4। मतलब जैसे चार। बढ़ रहा है एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, तो मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा मैं? इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपेंडिचर। लास्ट टाइम बता रहा हूं तो समझ लो, मत बताने लगा, ठीक है। ध्यान रखना। अभी मुझे इतना पता है कि इनकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपेंडिचर क्या इक्वल है? इनकम और एक्सपेंडिचर इक्वल है नहीं, लेकिन नहीं नहीं, तो ये 2 है ना वैल्यू, इसको कोई तो एक नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। 2 से मल्टीप्लाई कर इक्वल हो ये जाएगा। 4 है, कोई तो एक नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 2 से इक्वल हो जाएंगे। बोलने का मतलब क्या है? इनकम इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स ऑफ एक्सपेंडिचर। Income is not equal to expenditure, but income is equal to some constant time of expenditure. यहाँ से क्या सीखने को मिलता है? तो यहाँ ये सीखने को मिलता है कि जब भी कोई भी सब्जेक्ट हो, इकोनॉमिक्स हो, सोशल स्टडीज हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हमेशा सब में इक्वल चलता है। तो यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं सोलर सिस्टम की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैथ्स सेम काम करता है। अगर दो चीज के बीच में प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, दो वेरिएबल के बीच पे, दो चीजों के बीच पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइन है, तो मैंने क्या बोला, और आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को कन्वर्ट करना है किस पे? इक्वल टू साइन। दोनों के बीच में क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन है, और इसको कन्वर्ट किस पे करना है? इक्वल टू साइन में। तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? एक कांस्टेंट हमेशा, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इक्वल नहीं है। तो इक्वल बनाना है उसको कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। जैसे इनकम और एक्सपेंडिचर को यहाँ पे इक्वल बनाना है, 2 ऐड करना पड़ेगा। सेम चीज को भूल जाओ, यहाँ पे मुझे बताओ ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है, तो कन्वर्ट करना है इसको इक्वल टू साइन में लेके आना है। क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, fg इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। अब यहाँ पे मैं r नहीं रख रहा हूँ क्योंकि r रेजिस्टेंस में ऑलरेडी यूज कर लिया ना, तो हमेशा r नहीं ऐड करते हैं। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन, तो मैं g रख रहा हूँ, ठीक है। अब बाकी सारी चीजें सेम लिखो, m1 m2 ये जी को बोलते हैं कांस्टेंट। जी क्या बोलते हैं हम लोग? कांस्टेंट। तुम्हें प्रिसाइज इसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल। चैप्टर ग्रेविटेशन का है ना, ये इसको हम लोग क्या बोल देंगे? ग्रेविटेशनल। उसका वैल्यू भी हमको एक्सपेरिमेंटली मिलता है 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। एक्सपेरिमेंट आपको लर्न चैनल के जो भी आप लर्न चैनल पे पहुंचोगे ये आप लोगों ने वीडियो को पढ़ने के देखना, ग्रेविटेशन में पहला इसका एक्सपेरिमेंट याद रखें जी का वैल्यू कितना है? 6.67 into 10⁻⁻10 मीटर स्क्वायर पर केजी। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी को याद रखना बहुत जरूरी है आप लोग को। देखो मैं कैसे याद रखता हूं, मुझे बताओ फोर्स का यूनिट क्या है? फोर्स का यूनिट क्या है? फोर्स का यूनिट नहीं मालूम, लोग फोर्स किस में मेजर करते नहीं मालूम। फोर्स को हम लोग मेजर करते हैं भाई साहब न्यूटन में। जैसे वजन को किलो में मेजर करते हैं, हाइट को डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं, यूनिट होता है ना हर एक चीज का। वैसे फोर्स को मेजर करते हैं न्यूटन में।
क्योंकि न्यूटन सर ने बहुत काम किया इसके ऊपर, तो उनके नाम पे हमने दे दिया। फोर्स को कितना हमेशा याद रखना है, फोर्स को किस में मेजर करते हैं हम लोग? न्यूटन में। ठीक है, तो नेक्स्ट हाँ। टाइम मैं बोल रहा हूँ कि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर 5 न्यूटन अप्लाई कर रहा हूँ, तो आपको समझना चाहिए मैं 5 न्यूटन क्या अप्लाई कर रहा हूँ? फोर्स। याद रहेगा? यस। फोर्स को हाँ। किस में मेजर करते हैं? न्यूटन। ठीक है, नहीं मालूम था? ठीक है, तो आप मुझे बताओ यहाँ पे mg क्या है? फोर्स है, तो कोई भी फोर्स हो, न्यूटन में ही मेजर, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, स्प्रिंग फोर्स हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो, कोई भी फोर्स कितने मेजर होगा? न्यूटन। तो ये mg कितने, mg का यूनिट बताओ मुझे क्या होगा? चलेगा? अच्छा, m1 मतलब मास, मास का यूनिट क्या है? kg। मास का यूनिट मत बोलो यार, मास का यूनिट तो बताओ ना चाहिए, kg। वजन का यूनिट क्या है? kg है ना? तो ये है kg, ये भी kg, kg क्या हो जाएगा? kg स्क्वायर। ये kg स्क्वायर यहाँ पे इसको नीचे लेके आते हैं क्योंकि मुझे g का यूनिट पता है, तो ये नीचे आ गया, देखो kg स्क्वायर आ गया, चलेगा? न्यूटन के नीचे आ गया। अच्छा, डिस्टेंस को किसमें मेजर करते हैं? मीटर। डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में। आपने अपने काम कर दिया, डिस्टेंस को मेजर करते हैं किसमें? मीटर में। तो मीटर, मीटर का स्क्वायर है ना ये, तो ये यहाँ पे क्या है तो क्या होगा? ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। ऐसे यार फॉर्मूला देख के मुझे मैं अरेंज कर देता हूँ, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का बोलो एक बार, जी क्या है? कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक्सपेरिमेंटली उसका वैल्यू कितना मिला मुझे? 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यूनिवर्सल फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। आप यूनिवर्सल कहीं भी जाओ तो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होने वाला है, ना ही ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होने वाला है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आपको पूछूंगा कि दो ऑब्जेक्ट दिया है, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, क्या बोलोगे? कि जब दो ऑब्जेक्ट है इन दोनों के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये मैं पूछूंगा ना, तो आप मुझे बोलोगे Fg is equal to G into m1 m2 upon d square। बोलो दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा हमेशा? Fg equal to G into m1 m2 upon d square। ठीक है, जी क्या है? ग्रेविटेशन का वैल्यू बताओ मुझे। 6.67 into 10 raised to 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा यहाँ तक? हाँ। वापस लिखो हाँ, ये पूरा फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, फिर ऐसे बता। एंटी प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के इक्वल टू साइन रखना है तो क्या ऐड करोगे हमेशा? प्लीज मत भूलो, ठीक है? सेकंड साइन बता रहा हूं। हो गया? चलो
इसका हो गया। ये चैप्टर पे अभी तक न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया हमने, पहले टाइप का न्यूमेरिकल सॉल्व करके चैप्टर में हम लोग। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारा क्वेश्चन 25% हटा दिया है और क्वेश्चन में कोई थ्योरी हटा दिया तो उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल नहीं आएगा ना? क्या बता, समझा गया मैं क्या बोला? अगर कोई कॉन्सेप्ट को हटा दिया है तो उसके बेस में जो न्यूमेरिकल है, लेकिन अभी वो न्यूमेरिकल में हमने 3 अलग-अलग कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं और जो क्वेश्चन हटा दिया वो भी कॉन्सेप्ट है छोटा, तो वो आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा सीधा। नहीं अगर आपको बोला कि आप लोग ने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी कवर किया है तो नहीं आए। क्या हो रहा है यार तुम लोग के साथ? हाँ लोग तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आपको ठंडी लग रहा है तो फैन ऑफ करना है क्या तुम्हारा? वैसा बोलो ना। ठीक है चलो, टाइप 1 न्यूमेरिकल ये चैप्टर हम चैप्टर सबसे पहला टाइप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। टॉपिक का नाम करो, कौन सा टाइप का न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स द ऑब्जेक्ट। मुझे बताओ, अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में, क्या वो दो मैटर है, क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? क्या यस क्या उनके बीच में फोर्स होगा? अभी आपको इतना भी नॉलेज है कि कितना फोर्स होगा, कितना होगा? Fg is equal to G m1 m2 upon d square। इतना पता होना चाहिए। सबसे ये इसको सॉल्व करने के लिए पहला नॉलेज चाहिए वो है क्या बोलो? Fg is equal to G m1 m2 upon d square। इसमें कोई प्रॉब्लम? Fg क्या है? G क्या है? ग्रेविटेशन का मतलब है पता है 6.67 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अच्छा m1 m2 क्या है? मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट, d क्या है? मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट। चलेगा यहाँ? इसके अलावा कुछ और पता होना चाहिए। हाँ इंडाइसेस सबको आता है ना? इंडाइसेस सबको आता है ना? अच्छा अगर मैं आपको बोलूं कि 10 रेज़ टू 11 10 रेज़ टू -10 इक्वल टू कितना होता है, आप बता पाओगे ना? नहीं? कितने लोग नहीं बता पाएंगे? दिख ही नहीं रहा है क्या? कितने लोग नहीं बता पाएंगे? आप बताओ। बेशर्म हो जाओ, कोई बात नहीं, चलेगा। अरे हो जाओ बेशर्म, सीखने के लिए बेशर्म होना पड़ता है। ठीक है चलेगा, मतलब कोई ये पढ़ा है हमने। देखो मतलब आप लोगों ने पढ़ा है 10 raised to 11 into 10 raised to -10, ये जैसे रहेगा ना तो ये कुछ ऐसे फॉर्मूला आता है a raised to m into a raised to n। ये 10 दिख रहा है आप लोगों को? ये 10 दिख रहा है आप लोगों को? तो ये 10 तो ऐसी है 11 ऊपर जो दिख रहा है रेज टू टर्म, उसको 11 यहाँ पे अगर समझो माइनस की जगह पे प्लस होता सिखाता हूँ यार। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 11 है ये 10 है तो 11 प्लस 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 रेज टू 21। 10 रेज टू 11 into 10 रेज टू आता ना ये 10 रेज टू 10 है 10 रेज टू 21। इसी को बोलते हैं a रेज टू m into a रेज टू n into a रेज टू n प्लस। अच्छा अभी सब आ रहा है ध्यान रखना। अच्छा अगर यही
10 रेज टू 11 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू 10 होता है। यहाँ पे जो प्लस किया है वो हो जाएगा माइनस, अभी देखो 10 ही आएगा यहाँ पे, रेज टू 11 माइनस 10 लिखना, तो ये हो जाएगा 10 रेज टू 1। पक्का? अभी पहला जो मैंने बोला था, अगर यहाँ पे माइनस 10 होता तो 11 प्लस माइनस 10 होता है यहाँ पे, राइट? तो क्या हो जाता है ये? अच्छा, यहाँ पे क्या होता है? माइनस 10 होता है, 11 माइनस 10 होता है यहाँ पे, ये हो जाएगा 11 प्लस 10, हो जाएगा ना इतना? अच्छा, ये सब आता है ना आपको? 41.9 डिवाइडेड बाय 100 करूं कितना आता है? आ जाएगा ना आपको करने को? कितना आता है बताओ? अरे कर क्यों रहे हो? ध्यान दो, जब भी ऐसी चीजें होता है ना 100 से डिवाइड, तो जीरो नीचे, जैसे अगर 40 डिवाइडेड बाय 10 रहेगा तब क्या बोलते हो? वैल्यू क्या है? 4। क्या किया आपने एग्जैक्टली? अगर देखा गया तो आपने 0 0 कट किया, ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या किया आपने? 40 को मैं 40.0 लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय 10 है, तो नीचे जितना 0 है ना उतना पॉइंट पीछे निकालें, उतना नंबर को छोटा करें। डिवाइड करना है मतलब हम लोग नंबर छोटा कर रहे हैं ना, तो उतना नंबर छोटा कर लेगा। कैसे? 1 0 है तो देखो ये पॉइंट, एक पॉइंट आगे जाए, 40.0 बन गया 4 पॉइंट, वही तो है 4। देख सकते हैं? नहीं अरे जमा चुप रहिए तेरा, अभी सर नहीं समझा क्या बता रहा हूं मैं, ध्यान दो, सर। खत्म तो नहीं दो। यहाँ पे अगर वही 40/100 होता तो क्या करें? 40 मतलब क्या? 40.0, 100 मतलब कितने 0 है? 2। मुझे बताओ पॉइंट को आगे लिया पीछे लो? पीछे छोटा करना है आपको, नंबर को छोटा करना है, डिवाइड करना है आपको, तो क्या करेंगे? ये पॉइंट को कितना 0? 1 0 हटा दिया मैं, एक पॉइंट यहाँ पे लेके आया, चलेगा? दूसरा 0 हटा दिया मैंने, एक और पॉइंट यहाँ पे लाया। अब कैसे दिखा? एक पॉइंट है, एक 4 है, तो मतलब 0.4 हो गया। 40 डिवाइडेड बाय 100 इज व्हाट? 0.4। वही ये लॉजिक यहाँ पे था, 41.9, ठीक है। अब एक पॉइंट यहाँ पे, एक 0 है, इसको हटा दिया मैंने, तो एक पॉइंट आगे चला गया, 4.19। एक और 0 है ना, मतलब एक और पॉइंट पे आगे लेके आऊंगा, तो क्या हो जाएगा? 0.419। 41.9 डिवाइड बाय 100 0.419। आज का लेक्चर चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ 41.9 डिवाइडेड बाय 1000, एक 0 आराम से, एक 0 के जगह पे हम लोग क्या करेंगे? एक पॉइंट आगे लाएंगे, और पॉइंट आगे लाएंगे, तीसरी जगह पे एक और पॉइंट आगे लाना पड़ेगा, मतलब पॉइंट सम नंबर, यहाँ पे एक नंबर आएगा ना भाई, तो पॉइंट सम नंबर 419, तो सम नंबर होता है। अच्छा नहीं समझा? नहीं पता है ना ये सब चीजें? 0.0 आता है क्या कि 0.419 आना चाहिए? पेज नंबर page number 6, example number 1. ये लिख दिया क्या? लिखो, लिखिए होने के बाद पेज नंबर 6, एग्जांपल नंबर 1 का बेटा क्या क्वेश्चन पढ़ना चाहते? तो लोग क्वेश्चन पढ़ने को तो सिखाया ना मैंने, पक्का ना? शॉर्ट
नो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को पढ़ के कहां पे पॉज देना है, गिवन क्या है, टू फाइंड क्या है, ये सब फाइंड करने को आता है ना। कितने लोग नहीं आता है बिल्कुल आता है। बाकी सबको आता है ना। लाइट के लिए न्यूमेरिकल में बैठे नहीं हो गए अभी तुम लोग। देखो कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहला पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल कौन से कैटेगरी के अंदर आता है। क्योंकि आप जब पढ़ लोगे 10 चैप्टर पढ़ लोगे तो 10 चैप्टर में तो 10 अलग-अलग कॉन्सेप्ट हैं। तो 10 अलग-अलग चैप्टर में भी अलग-अलग कॉन्सेप्ट है ना। एक चैप्टर में कितने सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो आपको क्वेश्चन पढ़ के पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से कैटेगरी में आता है। तो उसके लिए थ्योरी को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। जब तक अगर थ्योरी स्ट्रांग नहीं होता है तब तक न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता। इसलिए मैं क्या करता हूँ हर कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देता हूँ। जैसे टाइप 1 न्यूमेरिकल क्या है, प्रॉब्लम्स ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ। जैसे ये सुनोगे आप, आपको याद आएगा कि हाँ न्यूटन ने ग्रेविटेशन के बारे में लॉ किया है जिसमें अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है मेरे पास। समझा पक्का? ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना, जब क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड करें। सुन रहे हो क्या बोल रहा है? क्वेश्चन को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 4 या 5? 4 का। भाई क्वेश्चन को जब भी हम लोग पढ़ेंगे ना न्यूमेरिकल के क्वेश्चन को, तो उसमें जो भी दिया है उसको दो चीजों में डिवाइड करते हैं। कितने चीजों में? 2। एक होता है गिवन, एक होता है दूसरा होता है डिफाइन। गिवन मतलब क्वेश्चन में कुछ डेटा दिया होता है, वो सब दिया हुआ डेटा को गिवन के अंदर, और वो लोग इतना डेटा देने के बाद सुन रहा है वापस हाथ नहीं उठाना, मेरे को नहीं आता है। तो टू फाइंड में कुछ पूछा रहेगा क्वेश्चन में, उसको टू फाइंड के नीचे और गिवन और टू फाइंड के मतलब हम लोग क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है। अब क्वेश्चन को भी पढ़ने का तरीका है, क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि देखा और पढ़ लिया। क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन एनालाइज करना पड़ता है, एक लाइन पढ़ना पड़ता है, रुकना पड़ता है, वहां पे देखना पड़ता है गिवन है या टू फाइंड है, डेटा क्या है, फिर आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला सब लोग क्वेश्चन को पेज नंबर 6 और एग्जांपल को 1 क्या। अब देखो ये क्वेश्चन तो पूरा है ना, अगर मैं इसको ऐसे पढूं, महीना में ब्राड आदिंग अदर डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर एंड देयर मासेस आर 35 जनरेट के जनरली व्हाट इज द ग्रेविटी, ऐसा अगर मैं पढूं, अगर मैं ऐसा पढूं, ना ही मुझे गिवन समझ में आने वाला है, ना ही मुझे फाइंड करने वाला सॉल्यूशन से दूर की बात। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले से फर्स्ट लाइन देखना पड़ेगा कि वहां पे क्या लिखा है। क्या लिखा है, पढ़ो सब लोग। महेंद्र एंड विराट आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। रुक जाओ, अब इसको पूरा इमेजिन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, पूरा इमेजिन करना पड़ेगा कि एक महेंद्र विराट नाम सुना नहीं आता। जीवन में एक बंदा है जिसका नाम है महेंद्र और दूसरा बंदा है उसका नाम है विराट, और ये दोनों बैठे हुए एक दूसरे से कितने के डिस्टेंस में, तो डी का वैल्यू 1 मीटर बिल्कुल चलेगा। पहला लाइन वापस करो। विराट है वो एक कितने की दूरी पे बैठे, 1 मीटर। समझ में आ रहा है? पक्का? सबको समझा? नेक्स्ट लाइन। Their masses are 75 kg and 80 kg respectively. Respectively मतलब समझता है ना, पहला नाम क्या, पहला मास, दूसरा नाम का दूसरा मास। तो पहला किसका नाम है, महेंद्र। तो महेंद्र का मास कितना है, देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, मास सबस्क्रिप्ट में कैपिटल है, मतलब दिस इज मास ऑफ महेंद्र कितना है, 75 kg। अच्छा, मास ऑफ विराट कितना है, 80 kg। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 गिवन। समझ में आ रहा है तुम लोग को? पक्का? चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। देखो जब भी ऐसे वर्ड आता है, व्हाट, व्हेन, हाउ, कैलकुलेट, इवैल्यूएट, डिटरमाइन, फाइंड, ये सब चीजें आता है ना, तो आपका गिवन कितना टाइम हम लोग किसमें लिख रहे थे, गिवन।
तो अब गिवन नहीं है, कुछ तो पूछ रहा है, तो जो कि आपसे पूछ रहा है वो हम लोग गिवन में नहीं लिखते, किसमें लिखते हैं, ठीक है। अब क्या, जैसे इन्होंने व्हाट बोल दिया ना, तब आपको समझ आना चाहिए, अच्छा ये गिवन नहीं है, ये क्या है, समझा, पक्का। तो अब पढ़ो क्या लिखा है, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब क्या पूछा है, ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा है, मतलब मैं यहाँ पे टू फाइंड में क्या लिखूं, एफ जी इज क्वेश्चन को पढ़ने को समझा रहे, पक्का 100%। क्या क्वेश्चन पढ़ के आप लोग बता पाओगे गिवन में क्या है, टू फाइंड में क्या है, नॉट पक्का, ये स्किल डेवलप कर दो अभी से, नहीं तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। गिवन और टू फाइंड हो जाने के बाद नेक्स्ट चीज आता है न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, लेक्चर खत्म करते हैं। सब लोग मुझे बताओ क्या आज का लेक्चर समझे सबको, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सीख लिया सब लोग ने, सबसे पहले मुझे बताओ व्हाट इज ग्रेविटेशन, what is gravitational force, in the universe every matter the matter of an this force is called as gravitational force, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दैट्स हाउ कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है, कितने दिया न्यूटन ने, तो ऑब्जेक्ट इसमें कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है कौन देता है, न्यूटन। तो न्यूटन ने क्या बोला, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन states that in this universe every matter attracts another matter with some force, this force is called as gravitational force, and gravitational force is directly proportional to fact of masses of object and inversely proportional to the square of distance between the object। नहीं समझा क्या, पक्का, वापस एक बार, Newton's law of gravitation states that in this universe every matter attracts another matter with some force, this force is called as gravitational force, and gravitational force is directly proportional to product of masses of object and inversely proportional to the square of distance between them, square of distance between them। Gravitational force का फॉर्मूला क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट के बीच में का, F is equal to G m1 m2 upon d square। अच्छा G क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, G क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू क्या है, 6.7 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। m1 m2 क्या है, मास ऑफ d क्या है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। Hi sir, sir. Hi sir. आदित्य
Good afternoon, sir.